भारत की आजादी की जंग की कहानी एक लंबी और कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। ये करेज, सैक्रिफाइस और अपने ऊपर राज करने की लोगों की अटूट इच्छा की कहानी है। ये स्ट्रगल रातों रात शुरू नहीं हुई थी। ये करीब 2 सदियों की फॉरेन रूल का नतीजा थी। इस रूल की शुरुआत किसी बड़े इन्वेजन से नहीं, बल्कि एक ट्रेडिंग कंपनी से हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्स के लिए भारत आई थी। वे स्पाइसेस, कॉटन और दूसरे वैल्यूएबल गुड्स के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल पावर लेना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ऐसा देश देखा जो रिसोर्सेज से रिच था, लेकिन अपने कई किंगडम्स के बीच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बंटा हुआ था। ब्रिटिश ने चतुराई से इन डिविजन्स का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और धीरे धीरे अपने प्रभाव को उन ट्रेडिंग पोस्ट से बहुत आगे बढ़ा दिया जो उन्होंने शुरुआत में बनाए थे। पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट 1757 में बैटल ऑफ प्लासी था। यह सोल्जर्स की संख्या के हिसाब से कोई बड़ी बैटल नहीं थी, हालांकि इसका आउटकम बहुत बड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हरा दिया। यह जीत मिलिट्री स्ट्रेंथ से ज्यादा कंस्पिरेसी और बिट्रेयल से हासिल हुई थी। इसने कंपनी को बंगाल के रिच प्रोविंस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल दे दिया। इस बेस से उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट में अपना डोमिनियन फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जिनसे उन्हें फायदा हुआ, लेकिन अक्सर लोकल इकोनॉमी और लोगों को नुकसान हुआ। इंडिया की वेल्थ को सिस्टमैटिकली ड्रेन किया गया ताकि ब्रिटेन की अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल किया जा सके। एक ऐसा प्रोसेस जिसने एक समय के प्रॉस्परस देश को गरीब बना दिया। अगले 100 सालों तक ब्रिटिश पावर बढ़ती रही। उन्होंने और टेरिटरीज एनेक्स किए और अपने लॉज इंपोज किए। इससे इंडियंस में हर तबके में वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट फैल गया। प्रिंसेस ने अपने किंगडम्स खो दिए। कंपनी की आर्मी में सोल्जर्स या सीपॉयज को लगा कि उनके रिलीजियस बिलीफ्स का डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। फार्मर्स पर हैवी टैक्सेस का बोझ था। आर्टिजन्स ने अपनी लाइवलीहुड्स खो दी क्योंकि ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स से मार्केट्स भर गए थे। ये सिमरिंग एंगर आखिरकार 1857 में फूट पड़ा। इसका इमीडिएट ट्रिगर नई राइफल कार्ट्रिजेस का इंट्रोडक्शन था, जिनके बारे में अफवाह थी कि उनमें काऊ और पिग फैट लगा हुआ था। यह हिंदू और मुस्लिम सिपॉयज दोनों के लिए ऑफेंसिव था, जिन्हें अपनी राइफल्स लोड करने के लिए कार्ट्रिजेस को काटना पड़ता था। 1857 का रिवोल्ट ब्रिटिश रूल के खिलाफ पहला बड़ा वाइड स्प्रेड अपराइजिंग था। इसकी शुरुआत मीरठ में सिपॉयज की म्यूटिनी से हुई, लेकिन जल्द ही ये नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में फैल गया। ये एक पॉपुलर रिबेलियन बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहेब और मंगल पांडे जैसे लीडर्स रेजिस्टेंस के सिंबल्स बन गए। उन्होंने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अपनी करेज के बावजूद रिवोल्ट को आखिरकार कुचल दिया गया। इंडिया अनयूनाइटेड था और रिबेलियन में सेंट्रल लीडरशिप और एक कॉमन गोल की कमी थी। ब्रिटिश का जवाब ब्रूटल था। रिवोल्ट को दबाने के बाद ब्रिटिश क्राउन ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया, जिसने ब्रिटिश राज की फॉर्मल शुरुआत की। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने इंडिया पर और कड़े हाथों से राज किया। उन्हें लगता था कि वे सब कॉन्टिनेंट में प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन ला रहे हैं। हालांकि पढ़े लिखे इंडियंस को चीजें अलग तरह से दिखने लगी। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश रूल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पर आधारित था। नेशनल आइडेंटिटी की एक नई भावना उभरने लगी। लोग खुद को सिर्फ बंगालीस, पंजाबीस या मराठीज के रूप में नहीं, बल्कि इंडियंस के रूप में सोचने लगे। इस बढ़ती कॉन्शियसनेस को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, अपनी एस्पिरेशंस और ग्रीवेंसेस को व्यक्त करने का एक तरीका। इस जरूरत से देश भर में कई पॉलिटिकल एसोसिएशंस का गठन हुआ, जिससे प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल एंगेजमेंट का एक और ऑर्गेनाइज्ड रूप सामने आया। 1885 में एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया। एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित करने में मदद की। शुरुआत में कांग्रेस एक मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके मेंबर्स ज्यादातर पढ़े लिखे मिडिल क्लास इंडियंस थे। उन्होंने तुरंत इंडिपेंडेंस की मांग नहीं की। इसके बजाय उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के भीतर इंडियंस के लिए और राइट्स मांगे। वे सिविल सर्विस और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में और इंडियंस चाहते थे। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए पिटिशंस और अपील्स जैसे मेथड्स का इस्तेमाल किया। वे ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस और फेयर प्ले में विश्वास करते थे, यह उम्मीद करते हुए कि उनकी रीजनेबल रिक्वेस्ट को आखिरकार
कॉलोनियल रूलर्स द्वारा मान लिया जाएगा। कांग्रेस का शुरुआती फेज इंपॉर्टेंट था। इसने इंडिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को मिलने और नेशनल इश्यूज पर चर्चा करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रदान किया। इससे नेशनल यूनिटी की भावना को बढ़ावा मिला। पहली बार एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इंडियन लोगों के लिए बोल रही थी। हालांकि इसके मॉडरेट अप्रोच की लिमिटेशंस थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी मांगों पर बहुत कम ध्यान दिया। इससे कांग्रेस के कुछ मेंबर्स में फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई। एक्सट्रीमिस्ट्स के नाम से जाना जाने वाला एक और रेडिकल ग्रुप उभरने लगा। बाल गंगाधर तिलक जैसे लीडर्स ने मशहूर होकर कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने और डायरेक्ट एक्शन और सेल्फ रिलायंस की वकालत की। सेंचुरी के टर्न पर फ्रीडम स्ट्रगल में एक नई एनर्जी देखने को मिली। 1905 में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पार्टीशन की घोषणा की। दिया गया ऑफिशियल रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस था, लेकिन असली मकसद हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशंस को डिवाइड करना और बंगाल में बढ़ते नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमजोर करना था। यह कदम स्पेक्टेक्युलरली बैकफायर्ड हुआ। इससे स्वॉची मूवमेंट शुरू हुआ, एक मैस प्रोटेस्ट जिसने ब्रिटिश गुड्स के बॉयकॉट और इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने का आह्वान किया। आंदोलन पूरे देश में फैल गया, जिसमें पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आम लोग स्ट्रगल में शामिल हुए। इसने पॉलिटिकल अवेकनिंग और मैस मोबिलाइजेशन के एक नए फेज की शुरुआत की। 1915 में साउथ अफ्रीका से मोहनदास करमचंद गांधी के आने से इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल का कोर्स पूरी तरह से बदल गया। गांधी अपने साथ एक नया हथियार लाए, सत्याग्रह या नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। उनका मानना था कि वायलेंस का सहारा लिए बिना इनजस्टिस से लड़ा जा सकता है। उनके मेथड सिंपल लेकिन पावरफुल थे। इनमें अथॉरिटीज के साथ नॉन कोऑपरेशन और अनजस्ट लॉज का सिविल डिसोबीडियंस शामिल था। गांधी ने इंडिया के आम लोगों से ऐसे जुड़ाव बनाया जैसे किसी और लीडर ने पहले नहीं किया था। उन्होंने पूरे देश में यात्रा की, एक सिंपल जीवन जिया और ऐसी भाषा में बात की जिसे विलेजर्स और फार्मर्स समझ सके। उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को एजुकेटेड एलीट के आंदोलन से एक मैस मूवमेंट में बदल दिया। 1919 में एक ट्रैजिक इवेंट ने इंडियन रिजॉल्व को और मजबूत किया। अमृतसर में जालियनवाला बाग में एक बड़ी पीसफुल क्राउड रिप्रेसिव नए लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुई थी। ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के अपनी ट्रूप्स को अनआर्म्ड क्राउड पर गोली चलाने का आदेश दिया। सैकड़ों मैन, विमेन और चिल्ड्रन मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। जालियनवाला बाग मैसेकर ने पूरे इंडिया में शॉकवेव्स भेजे। इसने ब्रिटिश रूल की ब्रूटल रियलिटी को उजागर किया। इसने इंडियंस का ब्रिटिश जस्टिस में बचा हुआ कोई भी विश्वास तोड़ दिया। कई लोगों के लिए, जिनमें गांधी भी शामिल थे, ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। ये साफ हो गया था कि इंडिया को ऐसे क्रूअल और ऑप्रेसिव रेजिम से पूरी आजादी के लिए लड़ना होगा। मैसेकर और अन्य इनजस्टिसेस के जवाब में गांधी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। ये अपनी तरह का पहला बड़ा नेशन वाइड मूवमेंट था। इंडियंस से हर ब्रिटिश चीज का बॉयकॉट करने के लिए कहा गया। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी। लोगों ने ब्रिटिश गुड्स खरीदने या कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करने से मना कर दिया। ये मूवमेंट अलग अलग क्लासेस और कम्युनिटीज के इंडियंस को एकजुट करने की अपनी एबिलिटी में रिमार्केबल सक्सेस था। इसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया। ये दुनिया को दिखाया कि इंडिया आजाद होने के लिए दृढ़ था। इस मूवमेंट ने पॉलिटिकल टूल के रूप में नॉन वायलेंट मैस प्रोटेस्ट की शक्ति का प्रदर्शन किया। जबकि गांधी ने नॉन वायलेंस पर जोर दिया, फ्रीडम के अन्य रास्ते भी तलाशे जा रहे थे। भगत सिंह और उनके साथियों जैसे रेवोल्यूशनरी लीडर्स का मानना था कि ब्रिटिश रूल बिना किसी डायरेक्ट आर्म चैलेंज के खत्म नहीं होगा। भगत सिंह सिर्फ एक मैन ऑफ एक्शन नहीं थे, वे एक प्रोफाउंड थिंकर और सोशलिस्ट थे। उन्होंने और उनके साथियों ने ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध करने और देश के यूथ को जगाने के लिए डेयरिंग एक्ट्स किए। उनका सैक्रिफाइस अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ उन्हें एक नेशनल हीरो बना दिया। उनकी करेज और पैट्रियोटिज्म ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज गांधी के मूवमेंट्स के पैरेलल चलती रही, यह दिखाते हुए कि फ्रीडम की लड़ाई अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ कई फ्रंट्स पर लड़ी जा रही थी। 1930s और अर्ली 1940s ऑनेस्टली इंटेंस पॉलिटिकल एक्टिविटी का समय था।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो 1930 में गांधी के मशहूर डैंडी सॉल्ट मार्च से शुरू हुआ, एक बार फिर लाखों इंडियंस को ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज करते देखा। 1939 में वर्ल्ड वॉर II के आउटब्रेक ने इंडिया की फ्रीडम के सवाल को बिल्कुल सामने ला दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी भी इंडियन लीडर से सलाह किए बिना इंडिया को वॉर का हिस्सा घोषित कर दिया और इसका गहरा विरोध हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वॉर एफर्ट में अपने कोऑपरेशन के बदले इंडिपेंडेंस का एक क्लियर प्रॉमिस मांगा, लेकिन ब्रिटिश ऐसी कमिटमेंट करने को तैयार नहीं थे, जिससे पॉलिटिकल डेडलॉक और इंडियन पॉपुलस में बढ़ती फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई। 1942 तक सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी। जापानीज आर्मी साउथ ईस्ट एशिया से आगे बढ़ रही थी और क्वाइट लिटरली इंडिया के डोर स्टेप पर थी। जापानीज इन्वेजन का एक रियल फियर था। इस क्रूशल मोमेंट पर महात्मा गांधी ने फैसला किया कि ब्रिटिश को तुरंत इंडिया छोड़ देना चाहिए। अगस्त 8, 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया। गांधी ने देश को नारा दिया, डू और डाई। उन्होंने लोगों से ऐसे काम करने का आग्रह किया जैसे वे आजाद हो और ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करने से इनकार करें। ये कॉलोनियल रूल को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक फाइनल डिसाइसिव स्ट्रगल का आह्वान था। ब्रिटिश ने इमेंस फोर्स से जवाब दिया। रेजोल्यूशन पास होने के अगले दिन गांधी और कांग्रेस के सभी टॉप लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पार्टी को इलीगल घोषित कर दिया गया। इससे मूवमेंट लीडरलेस हो गया। हालांकि लोगों ने इनक्रेडिबल करेज के साथ जवाब दिया। पूरे देश में स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट्स, स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। कई जगहों पर लोगों ने अपनी पैरेलल गवर्नेंस स्थापित की। जबकि मूवमेंट को नॉन वायलेंट होने का इरादा था, गवर्नमेंट के ब्रूटल रिप्रेशन से वायलेंस भड़क उठी। क्विट इंडिया मूवमेंट ने इंडियन लोगों की फ्रीडम की इच्छा की गहराई को रियली दिखाया। इसने दिखाया कि वे इसके लिए सब कुछ रिस्क करने को तैयार थे। इस पीरियड में एक और इम्पोर्टेंट फिगर सुभाष चंद्र बोस थे। बोस नॉन वायलेंस की स्ट्रेटजी से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि इंडिया की फ्रीडम केवल मिलिट्री मीन्स से ही जीती जा सकती है। वे इंडियन हाउस अरेस्ट से भागे थे और चीन में कुछ जापानीज वर्ल्ड वॉर II के अंत तक ब्रिटिश एम्पायर एग्जॉस्टेड हो चुका था। उसके पास अब इंडिया को पकड़े रखने के लिए रिसोर्सेज या विल नहीं थी। ब्रिटेन में पॉलिटिकल लैंडस्केप भी बदल चुका था। लेबर पार्टी, जो इंडियन इंडिपेंडेंस के प्रति ज्यादा सिंपैथेटिक थी, सत्ता में आ गई थी। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का दबाव लगातार था। युद्ध के बाद INA सोल्जर्स के ट्रायल्स ने पब्लिक सिंपैथी की एक लहर पैदा की और ब्रिटिश राज के अथॉरिटी को और कमजोर किया। यह साफ था कि ब्रिटिश रूल का अंत करीब था। ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच नेगोशिएशंस शुरू हुए, जो मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रही थी। इंडिपेंडेंस तक के आखिरी साल ऑनेस्टली पेनफुल थे। पाकिस्तान की मांग से वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस हुआ। देश रायट से तबाह हो गया, खासकर बंगाल और पंजाब में। गांधी गांवों में चलते रहे, शांति लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन डिवीजन बहुत गहरा हो चुका था। अनमने ढंग से कांग्रेस के लीडर्स को देश के पार्टीशन को फ्रीडम की कीमत के रूप में स्वीकार करना पड़ा। अगस्त 15, 1947 को इंडिया आखिरकार एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, ने अपना मशहूर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दिया, जो एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक था। फ्रीडम का आनंद इमेंस था, लेकिन यह पार्टीशन के गहरे दुख के साथ मिला हुआ था। इंडिपेंडेंस केवल फॉरेन रूल का अंत नहीं था, यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनना चुना, एक ऐसा देश जो अपने लोगों द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से शासित होता है, जो अपने सभी सिटीजन्स को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की गारंटी देता है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और पार्टीशन की राख से एक नया देश बनाने का काम एक मॉन्यूमेंटल काम था। लीडर्स को डिवीजन के घावों को भरना था, सैकड़ों प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना था और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की नींव रखनी थी।
जो फ्रीडम जीती गई थी उसे लाखों लोगों के लिए रियल प्रोग्रेस में बदलना था, जिन्होंने सदियों तक झेला। आज हम जिस फ्रीडम का आनंद लेते हैं वह काउंटलेस ब्रेव मैन और वुमेन की लेगेसी है। हम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लीडर्स को याद करते हैं। हम काउंटलेस अननोन हीरोज, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, वर्कर्स और विमेन जिन्होंने स्ट्रगल में भाग लिया का भी सम्मान करते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी हमें यूनिटी की शक्ति, नॉन वायलेंस के इंपॉर्टेंस और ऑपरेशन के सामने ह्यूमन स्पिरिट की इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के बारे में सिखाती है। यह एक रिमाइंडर है कि फ्रीडम प्रेशियस है और हर जनरेशन द्वारा इसे चेरिश और प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सैक्रिफाइसेस को कभी नहीं भूलना चाहिए।